हेलो दोस्तों, मैं रमेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्रिय यूट्यूब चैनल आर.के. साइंस कोचिंग। दोस्तों, आज मैं इतिहास विषय को लेकर फिर से आपके बीच बना हुआ हूं और आज मैं विजयनगर साम्राज्य को देखूंगा। दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य पर एक वीडियो ऑलरेडी हमारा बना हुआ है, आप देखेंगे। विजयनगर साम्राज्य के परिचय के रूप में मैंने एक वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने कोशिश किया है कि विजयनगर साम्राज्य में कौन कौन से वंश का शासन स्थापित हुआ और उसके कालखंड क्या हैं और उस वंश के शासक कौन थे, प्रमुख शासकों के बारे में आपको याद करवाने का कोशिश किया है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए। दोस्तों, चलिए हम लोग फिर से कुछ बातों को दोहराते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सल्तनत काल में जब केंद्रीय शासक कमज़ोर हो जाते हैं तब प्रांतीय शासक जो है अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगते हैं। और इसी कड़ी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में दक्षिण भारत में दो राज्य स्वतंत्र होते हैं। एक राज्य का नाम विजयनगर साम्राज्य है, जबकि दूसरे राज्य का नाम बहमनी साम्राज्य है। तो दोस्तों, हम लोग दक्षिण भारत के स्वतंत्र राज्यों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पहले विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ लेते हैं। इसके बाद हम बहमनी साम्राज्य के बारे में भी पढ़ लेंगे। यदि देखा जाए तो दोनों साम्राज्य जो है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब आप कहिएगा कि दोनों साम्राज्य कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो देखेंगे दोस्तों, जब आप विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़िएगा तो कई बार उस अध्ययन में बहमनी साम्राज्य का नाम आएगा, और जब आप बहमनी साम्राज्य के बारे में पढ़िएगा तो कई बार विजयनगर साम्राज्य का नाम आएगा। इसलिए आएगा कि दोनों राज्य जो है एक दूसरे से सटा हुआ राज्य था, और दोनों राज्य के बीच में जो सीमा था वो कृष्णा नदी सीमा बनाती थी। कृष्णा नदी से ऊपर बहमनी साम्राज्य था, जबकि कृष्णा नदी से नीचे विजयनगर साम्राज्य था। नीचे का मतलब हुआ दक्षिण में और ऊपर का मतलब हुआ उत्तर में। आपको एक मैप के द्वारा हम इस बात को समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। आप मैप को देख रहे होंगे। ये जो मैप है दोस्तों, आप देखेंगे, ये जो मैप आप देख रहे हैं ये हमारे भारत के दक्षिणी हिस्सा का मैप है। और दक्षिणी हिस्सा में आप देखेंगे ये जो ब्लैक कलर का ये जो चीन आप देख रहे हैं, यही चीन जो है, इससे नीचे का जो क्षेत्र है ये विजयनगर साम्राज्य को दर्शाता है, जबकि इससे ऊपर का क्षेत्र जो है वो बहमनी साम्राज्य को दर्शाता है। और दोस्तों, ये आप देख रहे होंगे एक ये इस तरह से आप देख रहे होंगे, यही है कृष्णा रिवर, कृष्णा नदी। और दोस्तों, ये आप देख रहे होंगे ये है तुंगभद्रा रिवर, ठीक है। तो ये दोनों रिवर है। और दोस्तों, इसी दोनों रिवर के बीच का जो क्षेत्र था, ये दोनों रिवर के जो बीच का क्षेत्र था, यही बीच के जो क्षेत्र थे इसको रायचूर का दोआब कहा जाता है। और यही रायचूर का दोआब ही एक मुद्दा था, जिस मुद्दे के कारण विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य दोनों एक दूसरे से हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे। थोड़ा सा स्थापना में, स्वतंत्र होने में कुछ वर्षों का अंतर है, उसको भी याद रखना जरूरी है। जहां विजयनगर साम्राज्य का स्थापना जो है 1336 ईस्वी में होता है, वहीं बहमनी साम्राज्य का स्थापना 1347 ईस्वी में होता है। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई करते हैं, और किस तरह से करते हैं इसके बारे में भी आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया है। यदि फिर से थोड़ा मैं बताना चाहूँ तो यही बताऊंगा कि दोस्तों, जब दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल रहता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के कामपिल्य अभियान के दौरान जब मोहम्मद बिन तुगलक कामपिल्य पर अभियान करते हैं तो बहुत सारे लोगों को वहां से कैद करके ले आते हैं। उसी कैद में हरिहर और बुक्का दोनों भाई भी शामिल है। हरिहर और बुक्का दोनों भाई जब दिल्ली आते हैं
तो दिल्ली में आकर के इनको जो है सो मुसलमान बना दिया जाता है और वो लोग जान बचाने के लिए मुसलमान बन भी जाते हैं। और सिर्फ मुसलमान बनते नहीं हैं बल्कि शासक का एक विश्वास पात्र भी बनने का प्रयास करते हैं और बहुत हद तक बन भी जाते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर कामपिली में जब आक्रमण होता है तो हरिहर और बुक्का को उस आक्रमण को संभालने के लिए भेजता है। जब हरिहर और बुक्का जाते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर जाने के बाद जो है उनको एक संत से मुलाकात होता है और उस संत के संगत में आकर के फिर से हिंदू धर्म को स्वीकार कर लेता है और मोहम्मद बिन तुगलक को क्या करता है, बाय बाय टाटा कर देता है। कहता है कि अब आप उधरे रहिए, अब हम लोग जो है यहाँ से अब दिल्ली नहीं आएंगे, हम एक स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए और उसी राज्य का नाम क्या रहता है, विजयनगर साम्राज्य। ठीक है दोस्तों, तो वही विजयनगर साम्राज्य 1336 में बनते हैं। जबकि 1347 ईस्वी में जो है सो हसन गंगू नाम के जो व्यक्ति हैं वो एक अलग साम्राज्य स्थापित करते हैं जिसका नाम होता है बहमनी साम्राज्य। ठीक है, और दोनों साम्राज्य के बीच विवाद का मुख्य जड़ रायचूर का द्वार था, जो तुंगभद्रा नदी और कृष्णा नदी के बीच का क्षेत्र था, जो काफी उपजाऊ था और इसी उपजाऊ शक्ति के कारण ही उस क्षेत्र को विजयनगर साम्राज्य हमेशा अपने ही अधीन रखना चाहता था, जबकि बहमनी साम्राज्य उस पर आक्रमण करके उसको जीतना चाहता था। तो इसी वजह से विजयनगर का जब हम इतिहास पढ़ेंगे तो बहमनी का नाम आएगा और बहमनी का जब नाम पढ़ेंगे तो विजयनगर का आएगा। एक्चुअली इसमें हमेशा लड़ाइयाँ हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, पिछले कक्षाओं में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि हरिहर और बुक्का दो भाई जब विजयनगर साम्राज्य को स्वतंत्र कर लेते हैं तो वो अपने पिता के नाम पर, उसके पिता का नाम संगम रहता है और संगम के नाम पर उस वंश का नाम संगम वंश रखते हैं। और संगम वंश के बाद सालूब वंश, सालूब के बाद तुलुब वंश और तुलुब वंश के बाद अराबिडू वंश आते हैं और उसका क्या कालखंड है उसको हम लोग पढ़े हैं। आज हम लोग थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेंगे। आज हम लोग जितने भी प्रमुख शासक हुए उन शासकों के प्रमुख राजनीतिक इतिहास को पढ़ेंगे, उनके प्रमुख कार्यों को पढ़ेंगे जहां से अक्सर प्रश्न बनते हैं। ठीक है दोस्तों, हम जो भी पढ़ेंगे उसको इस नज़रिए से पढ़ेंगे कि आपको आने वाली परीक्षा में वहां से प्रश्न आता है और हमेशा आता रहा है, आगे भी बनेगा। तो इन तमाम बातों को दोस्तों आप याद जरूर रखिएगा। आप चाहे तो नोट्स बनाइए, 2 बार कम से कम वीडियो को देखिए, नोट कीजिए, दिमाग में इसको एडजस्ट करने की कोशिश। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात करते हैं संगम वंश। तो संगम वंश, यहाँ पर आप देखेंगे संगम वंश है और संगम वंश का जो शासन काल है वह शासन काल इसका जो है सो हो जाता है कब तक, 1485 तक, यानी कि 1336 से 1485 ईस्वी तक जो है दोस्तों ये शासन संगम वंश का रहता है। और संगम वंश के जो प्रथम शासक बनते हैं वो बनते हैं हरिहर प्रथम। हरिहर और बुक्का दोनों भाई हैं, उसी में एक भाई जो हरिहर है उसी को हरिहर प्रथम कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि इस वंश में हरिहर नाम का एक और शासक बनता है। इसी वजह से दोस्तों पहले जो हरिहर नाम का शासक बनता है उसको हरिहर प्रथम कह देते हैं और बाद में जो हरिहर नाम का शासक बनते हैं उसको हरिहर द्वितीय कह देते हैं। तो हरिहर प्रथम जो है वो पहले शासक हैं संगम वंश के और इसका कार्यकाल जो है वो 1336 से 1356 ईस्वी है। और दोस्तों हरिहर प्रथम के शासन काल आप देख रहे हैं 56 ईस्वी तक है और इसी बीच में 1347 में बहमनी साम्राज्य का स्थापना हो जाता है। हसन गंगू बहमनी साम्राज्य को स्थापित कर लेते हैं और बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य में तभी से संघर्ष शुरू हो जाता है। ठीक है कि नहीं।
अब हरिहर प्रथम से जो अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं वो क्या पूछे जाते हैं, हम उसी पॉइंट को नोट किए हैं, उनके बारे में बहुत अधिक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अक्सर जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है हम उसको कवर करने की कोशिश की है। दोस्तों ये हरिहर प्रथम जो है सो अनेगोंडी को जो है विजयनगर साम्राज्य के राजधानी बनाता है और 7 वर्ष के बाद ये जो है सो विजयनगर को विजयनगर साम्राज्य का राजधानी बना लेता है। यदि विजयनगर को आज के डेट में आप पहचानना चाहते हैं तो आज जो है कर्नाटक में एक जगह है हम्पी, वहीं पर उस समय के जो है वो विजयनगर साम्राज्य था। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग जो बात करेंगे तो ये हम्पी जो है दोस्तों, हम्पी को याद रखना इसलिए भी जरूरी है कि हम्पी जो है विश्व विरासत सूची में भी सम्मिलित है, तो इसलिए हम्पी को आप याद रख सकते हैं। आज भी जब आप कर्नाटक जाएंगे तो हम्पी में जाकर के विजयनगर साम्राज्य के अवशेष को आज भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हरिहर प्रथम ने होयसल को जीता और मदुरा के मुसलमानी राज्य को पराजित किया। तो इन बातों को जानना थोड़ा सा जरूरी है, इसके बारे में यहां से हरिहर प्रथम से ये क्वेश्चन पूछता रहा है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं हरिहर प्रथम के बाद इसका भाई शासक बनते हैं बुक्का प्रथम, और बुक्का प्रथम का जो शासन काल है वो 1356 से 1377 ईस्वी तक है। जरा सा देखेंगे बुक्का प्रथम के शासन काल में मदुरा को पूर्ण रूप से विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया जाता है। और दोस्तों बुक्का प्रथम जो है वेद मार्ग प्रतिष्ठापक का उपाधि ग्रहण किया था और कृष्णा नदी को विजयनगर और बहमनी साम्राज्य का सीमा माना था। इन्होंने एक दूत मंडल को चीन भेजा था जो तेलुगु साहित्य का विकास किया था। इनकी पत्नी की जो नाम था वो था गंगा देवी। गंगा देवी इसकी पत्नी थी और इसकी पत्नी जो है सो एक पुस्तक का रचना किया। पुस्तक का नाम था मदुरा विजयम, और इस पुस्तक की रचना इन्होंने उस समय किया जब मदुरा को विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया गया। इसके बाद दोस्तों हरिहर द्वितीय विजयनगर साम्राज्य के शासक बनते हैं और इसका शासन काल है 1377 से 1404 ईस्वी। इसके बारे में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि दोस्तों ये जो है शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक थे और इन्होंने महाराजा धीराज का उपाधि धारण किया था। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि विजयनगर साम्राज्य में संगम वंश के कौन से शासक महाराजा धीराज का उपाधि धारण किया था, तो आपको क्या कहेंगे? हरिहर द्वितीय। और जब आपको यह कहा जाए कि संगम वंश के कौन से शासक वेद मार्ग प्रतिष्ठापक का उपाधि धारण किया था, तब क्या हो जाएगा? बुक्का प्रथम। मदुरा विजयनगर साम्राज्य में किसके शासन काल में मिल गया था? तो बुक्का प्रथम के शासन काल में। गंगा देवी किसकी पत्नी थी? बुक्का प्रथम की पत्नी थी। गंगा देवी किस साहित्य का रचना किया था? तो मदुरा विजयम। अब चलिए दोस्तों हरिहर द्वितीय की जो बात हम लोग कर रहे हैं, तो हरिहर द्वितीय महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था और दोस्तों इसके शासन काल में आप देखेंगे तो विजयनगर साम्राज्य का काफी विस्तार हुआ था। शुरुआत में जो था विजयनगर साम्राज्य कर्नाटक के क्षेत्रों में था, लेकिन हरिहर द्वितीय के शासन काल में ये विजयनगर साम्राज्य का काफी विस्तार होता है और आप देखेंगे कि आधुनिक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना राज्य तक जो है विजयनगर साम्राज्य का विस्तार हो जाता है
और इतना ही नहीं, ये बहमनी साम्राज्य से बेलगांव और गोवा को भी जीत लेते हैं। बेलगांव और गोवा को भी बहमनी साम्राज्य से जीत लेते हैं। इसके बाद दोस्तों शासक बनते हैं देवराय प्रथम। और देवराय प्रथम जो शासक बनते हैं, ये बनते हैं 1404 से 1422 ईस्वी तक शासक रहते हैं। और दोस्तों इसके शासन काल में इटली के एक यात्री विजयनगर के यात्रा पर आते हैं। उस यात्री का नाम है निकोली कोंटी। ये 1420 ईस्वी में विजयनगर के यात्रा पर आते हैं। और दोस्तों ये विजयनगर का भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। विजयनगर के बाजारों को देखते हैं तो ये कहते हैं कि कोई भी ऐसा सामान नहीं है जो विजयनगर साम्राज्य के बाजार में नहीं बिकता है। तो इस तरह से बहुत सारे विजयनगर साम्राज्य के बारे में इन्होंने वर्णन किया है अपने यात्रा विवरणी में। देवराय प्रथम जो थे वो तुर्की तीरंदाजों को अपने सेना में शामिल किए थे। और दोस्तों देवराय प्रथम के शासनकाल में ही बहमनी शासक फिरोज बहमनी विजयनगर पर आक्रमण किया था। ये जो है देवराय प्रथम जो थे दोस्तों, ये साहित्य प्रेमी थे और ये विद्वानों का कदर करते थे। और इनके दरबार में हरविलास और श्रीनाथ ये जो है दो तेलुगु कवि थे। और इन दोनों कवि को देवराय प्रथम का संरक्षण प्राप्त था। एक फैक्ट इनके बारे में है दोस्तों कि ये तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाया था। यहां देखेंगे ये तुंगभद्रा नदी है और इस पर जो है सो देवराय प्रथम बांध बनाए थे और बांध बना करके नहरों का निर्माण किए थे। और ये नहर दोस्तों राज्य के आंतरिक भागों में प्रवेश करते थे। और इससे क्या हुआ, इससे किसानों को सिंचाई के लिए पानी का व्यवस्था हो गया, जिससे फसल उत्पादन काफी बढ़ गया। और फसल उत्पादन बढ़ने से राज्य का तो विकास हुआ ही, साथ ही साथ राज्य के सरकारी कोष में भी आमदनी बढ़ने लगा। अब देखेंगे दोस्तों देवराय प्रथम के बाद शासक जो है सो और भी एक दो शासक बनते हैं, लेकिन वहां से प्रश्न नहीं बनता है, इस वजह से उसको इसमें शामिल नहीं किए हैं। लेकिन देवराय द्वितीय से प्रश्न बनता है। तो देवराय द्वितीय का जो शासन काल है वो 1422 से 1446 ईस्वी माना जाता है। और देवराय द्वितीय जो है ये संगम वंश के सबसे अधिक शक्तिशाली शासक थे, ऐसा माना जाता है। और ये कोंड बिंदु को भी साम्राज्य में मिला लिए थे। दोस्तों ये खुद भी विद्वान थे और विद्वानों के कदर भी करते थे। इन्होंने कई कवियों को, कई तेलुगु कवियों को अपने राज दरबार में संरक्षण दिया था। और ये स्वयं भी पुस्तकों का रचना किया था, जिसमें दो पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक पुस्तक जो है सो महानाटक सुधानिधि है और दूसरा जो है वो बादरायण के ब्रह्मसूत्र है, उस पर ये टीका लिखे थे। ठीक है दोस्तों, टीका का अर्थ होता है उसको सरल भाषा में लिखे थे। चलिए, इसके शासन काल में एक यात्री आए थे अब्दुल रजाक। ये अब्दुल रजाक जो थे ये फारसी यात्री थे, यानी कि आधुनिक ईरान से आए थे। आप देखेंगे दोस्तों अभी तक दो यात्री का नाम आप पढ़े, एक यात्री देवराय प्रथम के शासन काल में और दूसरे यात्री जो है देवराय द्वितीय के शासन काल में। देवराय प्रथम के शासन काल में इटली के यात्री आए थे निकोली कोंटी और देवराय द्वितीय के शासन काल में फारस यानी कि ईरान के यात्री आए थे, उसका नाम क्या था, अब्दुल रज्जाक। तो इसके बाद देखिए, और अब्दुल रज्जाक जो है दोस्तों ये जब विजयनगर साम्राज्य आए तो विजयनगर साम्राज्य के बाजारों का, विजयनगर साम्राज्य के समाजों का और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी तरह के व्यवस्थाओं का भूरी भूरी प्रशंसा किया है। ठीक है, संगम वंश के अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय थे। और विरूपाक्ष द्वितीय के बाद जो है दोस्तों संगम वंश का अंत हो जाता है और सालुब नरसिंह जो है सो विरूपाक्ष द्वितीय का हत्या करके एक नया वंश का स्थापना करता है। उस वंश का नाम है सालुब वंश।
और इसका शासनकाल 1485 से 1405 ईस्वी, यानी कि 1485 से 1505 ईस्वी, यानी कि मात्र 20 वर्षों तक इसका शासनकाल रहता है। और इसके शासनकाल में 3 शासक होते हैं। एक हो गए सालुब नरसिंह, और सालुब नरसिंह के मृत्यु के बाद उसके जो अल्पवयस्क बच्चे रहते हैं वो शासक बनते हैं। तो 2 शासकों का नाम आपको जानना चाहिए, एक है तिम्मा और दूसरा है इमाडी नरसिंह। और इमाडी नरसिंह जो है सालुब वंश के अंतिम शासक माना जाता है। और दोस्तों आपको यहाँ पर यह भी याद रखना चाहिए कि सालुब वंश के जो संस्थापक सालुब नरसिंह थे वो अपने शासन काल में ही नसरा नायक नाम के सेनापति को बहाल किया था, और वह सेनापति वीर था, वीर सेनापति था। और उसी के संरक्षण में तिम्मा और इमाडी नरसिंह का शासन चलता है, लेकिन वह काफी दिनों तक नहीं चल पाता है। और अंतोगत्वा जो है सो वीर नरसिंह जो है वो इमाडी नरसिंह को हरा करके तुलुब वंश के नाम से विजयनगर में एक अलग वंश का शासन स्थापित करता है, उसका नाम है तुलुब वंश। ठीक है दोस्तों। और तुलुब वंश के जो संस्थापक वीर नरसिंह है, लेकिन वीर नरसिंह के बाद कृष्णदेव राय शासक बनते हैं। और दोस्तों पूरे विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव राय का शासनकाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि विजयनगर साम्राज्य से प्रश्न बनने की संभावना होती है तो ये कृष्णदेव राय के शासनकाल से ही 80% संभावना होता है प्रश्न बनने का। और इधर से अगर आप देखेंगे तो 20% ही संभावना है कि प्रश्न बन सके। और प्रश्न कुछ गिने चुने प्रश्न बनते हैं, जैसे कि यात्रियों से आप देखें देवराय प्रथम के शासनकाल में निकोली कोंटी इटली से आए थे, जबकि देवराय द्वितीय के शासनकाल में अब्दुल रज्जाक फारस से आए थे। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो शासनकाल है वो कृष्णदेव का शासनकाल है, जिसका चर्चा जो है बाबर खुद जो है अपने आत्मकथा बाबरनामा में भी किए हैं। तो इसका भी आपको जानकारी होना चाहिए, इसको भी याद रखना चाहिए, क्योंकि ये भी प्रश्न बन सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के कौन ऐसे शासक हैं जिसकी चर्चा बाबर के बाबरनामा में मिलता है। तो कृष्णदेव राय होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग कृष्णदेव राय के बारे में जानते हैं। ठीक है। और इसके बाद हम लोग कृष्णदेव राय के साथ साथ अंतिम वंश को, अराविडु वंश को भी पढ़ करके विजयनगर साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास को हम लोग खत्म करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे वीडियो में। ये कृष्णदेव राय जो है ये तुलुब वंश के सबसे महान शासक थे। और कृष्णदेव राय का वर्णन आपको बाबरनामा में यानी कि तुजुके बाबरी में भी मिलेगा। और तुजुके बाबरी में बाबर खुद कृष्णदेव राय के बारे में वर्णन करते हैं। तो आपको यहां से प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि तुजुके बाबरी में यानी कि बाबरनामा में किस शासक का वर्णन, दक्षिण भारत के किस शासक का वर्णन किया गया है? तो क्या जवाब देंगे? कृष्णदेव राय। ठीक है दोस्तों। कृष्णदेव राय जो है ये खुद को आंध्र भोज, अभिनव भोज भी कहते थे। चूंकि दोस्तों ये जो कृष्णदेव राय थे ये साहित्य प्रेमी थे, विद्वानों का एक बहुत ही सम्मान करते थे। अपने दरबार में विद्वानों का एक मंडली रखते थे, कवियों के मंडली रखते थे, उसको अष्टदिग्गज कहते थे। इसीलिए खुद को आंध्र भोज या अभिनव भोज के उपाधि से भी सुशोभित किए थे। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस और डुआर्ट बारबोसा इसी के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य का यात्रा किया था। और दोस्तों कृष्णदेव राय जो है पुर्तगाली यात्री अल्बुकर्क के भी समकालीन माने जाते हैं। कृष्णदेव राय का शासनकाल वह दौर है जिस दौर में दक्षिण भारत में आप देखेंगे तो त्रिशंकु शासन का दौर था। एक तरफ विजयनगर साम्राज्य, दूसरे तरफ बहमनी साम्राज्य, और तीसरे तरफ जो है पुर्तगालियों का जब आगमन हो गया था तो पुर्तगाली भी
अपना अस्तित्व बनाना चाह रहा था। तो इस तरह से वहां पर तीन तरफ से जो है, तीन शासकों के तरफ से संघर्ष का दौर चल रहा था। और उस दौर में कृष्णदेव राय अपने आप को बहुत अच्छा से प्रस्तुत किया। ये बहुत बड़ी बात है। कृष्णदेव राय के बहुत सारे उपलब्धियां हैं। इन उपलब्धियों में आप देखेंगे तो हजारा मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया, इन्होंने विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कराया, और दोस्तों इन्होंने 1000 स्तंभों वाला मंदिर का भी निर्माण कराया। तो स्थापत्य कला में अगर आप देखें तो 1000 स्तंभों वाला मंदिर, विट्ठल स्वामी का मंदिर और हजारा मंदिर, ये जो है ये काफी प्रसिद्ध है और काफी फेमस है। इसके बारे में बहुत सारे परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसको बहुत ही ध्यान से याद रखिए। दोस्तों ये विद्वान थे और इस वजह से ये विद्वानों को भी अपने दरबार में रखते थे और खुद भी तेलुगु भाषा में, संस्कृत भाषा में कई पुस्तकों का रचना, कई साहित्यों का रचना किया था, जिसमें आप देखेंगे आमुक्त माल्यद और जाम्बती कल्याणम, ये दो प्रमुख साहित्य हैं जो कृष्णदेव राय के द्वारा जो है लिखा गया था। नागलपुर नाम का नगर इन्होंने ही बसाया था, ठीक है दोस्तों। और इनके दरबार में 8 कवियों के समूह रहते थे, उसको अष्टदिग्गज कहते थे। और इस अष्टदिग्गज में जो है पेंडाना नाम के जो एक कवि थे, काफी सबसे ज्यादा प्रमुख थे। ये संस्कृत और तेलुगु दोनों भाषाओं के ज्ञाता थे। गोलकुंडा युद्ध में दोस्तों ये कुतुब शाह को पराजित किया था और कृष्णदेव राय के शासन काल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है। इस बात को भी बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तेनालीराम रामकृष्ण जो है दोस्तों, ये कृष्णदेव राय के दरबार में ही रहते हैं। तेनालीराम का आप लोग कहानी भी पढ़े होंगे, काफी फेमस व्यक्ति थे, ये कवि थे। तो ये इन्हीं के दरबार में रहते थे। कृष्णदेव राय के बाद शासक बनते हैं अच्युत देव राय। इनका शासनकाल 1530 से 1542 ईस्वी तक है। और इनके शासनकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि इनके शासनकाल में पुर्तगाली यात्री नुनीज आए थे। और दोस्तों इसके शासनकाल में पुर्तगालियों ने तूतीकोरिन के मोती क्षेत्र पर अपना विजय हासिल कर लिया था। इसके बाद देखिएगा अच्युत देव राय के बाद सदाशिव राय जो है इस वंश के अगला शासक बनते हैं, जो 1542 से 1570 ईस्वी तक शासन संभालते हैं। और दोस्तों ये सदाशिव राय जो है ये नाम मात्र के शासक रहते हैं, जबकि इसके शासनकाल में शासन का पूरा के पूरा बागडोर राम राय संभालते हैं। और ये राम राय जो है ये अराविडु वंश के रहते हैं और राम राय इसके मंत्री रहते हैं। राम राय ही सब कुछ करते हैं, सदाशिव राय नाम के लिए वो गद्दी पर बैठे रहते हैं। सदाशिव राय के शासनकाल में एक बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध हुआ था 23 जनवरी 1565 को। उस युद्ध को तालीकोटा का युद्ध या बन्नी हट्टी या इसी युद्ध को राक्षस तांगरी का युद्ध कहते हैं। दोस्तों इस युद्ध से काफी प्रश्न पूछे गए हैं, इसको बहुत अच्छे से आप याद रखिएगा। और यह भी याद रखिएगा कि इस युद्ध में एक तरफ जो है वो सदाशिव राय की सेना थे, यानी कि विजयनगर की सेना थी, और दूसरे तरफ जो है अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर की सेना थी। ये जो थी दोस्तों, ये जो 4 राज्यों का नाम है और 5वां राज्य है बरार। ये पांचों राज्य जो है ये बहमनी साम्राज्य के अंग थे। बहमनी साम्राज्य ही कालांतर में 5 भागों में बट गए थे। उन पांचों का नाम था अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर। अब बरार, आप यह देखेंगे कि बरार इसमें हिस्सा नहीं लिया था, जबकि अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर ये 4 राज्य मिलकर के एक संयुक्त गठबंधन बनाया और गठबंधन बना करके विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण किया। और उस समय विजयनगर के शासक सदाशिव थे और उनको पराजित करके विजयनगर को तहस नहस कर दिया और
पूरा के पूरा जो है सो लगभग देखेंगे तो विजयनगर के बहुत सारे क्षेत्रों पर जो है सो अधिकार कर लिया और आपस में ये लोग बांट लिए। और इस युद्ध में देखेंगे आप अली आदिल शाह जो है नेतृत्व किए थे इधर के तरफ से, संयुक्त सेना के तरफ से, और इसमें विजयनगर की हार हुई थी। राम राय के भाई जो है, ये जो राम राय के भाई जो थे वो कुछ दिनों तक जो है बैनू गोंडा को राजधानी बना करके विजयनगर का कुछ अस्तित्व बचा के रखा, लेकिन धीरे धीरे वो भी खत्म हो गया। और इसके बाद जो है राम राय के जो एक भाई था तिरुमल, वह तिरुमल जो है सो एक अलग वंश से शासन स्थापित करते हैं और उस वंश का नाम है अराविडू वंश। अराविडू वंश का शासनकाल 1570 से 1662 ईस्वी तक चलता है, किसी तरह से खींच तीर के। और आप देखेंगे ये तिरुमल जो है 1570 में सदाशिव को हराकर अराविडू वंश का शासन स्थापित कर लेते हैं। अराविडू वंश में बहुत सारे शासक होते हैं, लेकिन बहुत प्रश्न जहां से बने उस तरह के कार्य जिसमें कोई फेमस कार्य नहीं है। लेकिन इतना जरूर आपको याद रखना है कि अराविडू वंश के अंतिम शासक श्री रंग थर्ड थे, और इसके बाद ही धीरे धीरे जो है विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य के बारे में इतनी बातों को हम लोगों ने, राजनीतिक बातों को देखा। इनके प्रशासनिक संरचना से कई बार प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, तो कहां कहां से प्रश्न आते हैं जरा सा आप इस बात को भी देख लें। विजयनगर साम्राज्य में दो व्यवस्था बहुत ही फेमस हुआ जहां से प्रश्न बनते रहे हैं। एक है न्यायकार व्यवस्था और दूसरा है आयंगार व्यवस्था। ये न्यायकार व्यवस्था क्या है, इसमें क्या होता था कि जो भी शासक बनते थे वो शासक क्या करते थे, जागीरदारों को कुछ निश्चित भूमि दे देते थे और उस भूमि के बदले में जागीरदार क्या करते थे, राजा को निश्चित कर देते थे और समय आने पर, यानी कि राजा को किसी भी तरह की जरूरत होती थी तो राजा को क्या करते थे, मदद करते थे। आयंगार व्यवस्था दोस्तों ये जो था, ये एक ऐसा व्यवस्था था जिसमें 12 लोगों के समूह मिलकर के गांवों के, यानी कि गांव को उस समय बोला जाता था उर के शासन को चलाते थे 12 लोगों के समूह मिलकर के। जैसे आज के डेट में हमारे गांव को, यानी पंचायत को चलाने वाले मुखिया होते हैं, वार्ड सदस्य मिल करके चलाते हैं ग्राम पंचायत को, उसी तरह से 12 लोगों के समूह होते थे। उसी समूह को जो है आयंगार व्यवस्था कहते थे। और ये 12 लोगों का जो पद था वो वंशानुगत पद होता था और इस पद को गिरवी या बेचा भी जा सकता था। इस तरह की व्यवस्था थी। इसके बाद दोस्तों आप समझेंगे कि विजयनगर साम्राज्य में जो है राज्य को प्रांत बोला जाता था, मंडल बोला जाता था, प्रांत को मंडल बोला जाता था। और मंडल जो है सो कोट्टम या बलनाडु में बटा हुआ था, यानी कि जिला में बटा हुआ था। जिला को ही कोट्टम या बलनाडु कहते थे। और कोट्टम या बलनाडु यानी जिला जो है वो नाडु में बटा था और नाडु जो है उड़ में बटा था। उड़ जो है शासन की सबसे छोटी इकाई थी, जबकि मंडल जो है शासन की सबसे बड़ी इकाई थी। तो 50 ग्रामों यानी 50 उड़ मिलकर के नाडु बनता था और कई नाडु मिलकर बलनाडु बनता था और कई बलनाडु मिलकर मंडल का निर्माण करता था। तो इस बात को भी आप याद रखें। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने विजयनगर साम्राज्य के सभी वंशों, संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश, अराविडू वंश के प्रमुख शासकों के कालखंड को देखा, उसके प्रमुख कार्यों को देखा जहां से प्रश्न बनते रहे हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने विजयनगर साम्राज्य को समाप्त किया। अगले दिन हम लोग बहमनी साम्राज्य को पढ़ेंगे। और यदि आप हमारे साथ इसी तरह से पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, और बेल का आइकन दबा दीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और खूब पढ़ाई कीजिए। ओके बाय।